नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का सवाल काफ़ी अलग है और उसी के साथ-साथ काफ़ी ज़रूरी भी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि अगर हमें अपनी सोच को और गहरा बनाना है, यानी अगर हमें गहरी सोच उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, गहरी सोच क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गहरी सोच से आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं और किसी काम को बड़ी निपुणता से, कुशलता से निभा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी सोच में वो ठहराव हो, वो गहराई हो, जिसकी वजह से आप इसको हर बार इस्तेमाल में ला सकें। लेकिन कहा जाता है ना कि गहरी सोच उपलब्ध करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ गहरी सोच को अपनाना इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे ना कर पाएँ। तो मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहूँगा जिनका इस्तेमाल मैं निरंतर रूप से करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो शायद इनका फ़ायदा आपको भी हो सके और आप इनका इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर गहरी सोच की प्रवृत्ति को पैदा कर सकें। तो कौन-सी वो चीज़ें हैं जो आप निरंतर रूप से कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, जिससे आपकी सोच में गहराई आ सकती है? सबसे पहली चीज़, अगर आप किताबें पढ़ते हैं, तो सिर्फ़ उन किताबों को एक बार ना पढ़ें, बार-बार पढ़ें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किताब आपको दोबारा पढ़नी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जिनको दोबारा या लगातार बार-बार पढ़ने से आप उनको गहराई में समझ पाते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जिनका अगर आप निरंतर रूप से चिंतन करें, तो उससे आपको पता चलता है कि दरअसल लेखक आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको बार-बार पढ़ने से हर बार शायद कुछ और मतलब ही निकल आए, जिससे आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति पर गहरा असर पड़ सकता है। तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जहाँ पर आपको ये आदत अपनानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि हर किताब को दोबारा या 3 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको एक बार पढ़ना ही काफ़ी होता है और एक बार में ही आप उनको पूरी तरह समझ पाते हैं। लेकिन आप ज़रा पूछिए कि आपकी लाइब्रेरी में, आपके ग्रंथालय में कौन-सी वो किताबें हैं, जिनको हो सकता है कि आपने आज से 3, 4, 5 साल पहले पढ़ा हो और आज दोबारा उसे पढ़ने की शायद आपको ज़रूरत हो। फिर हो सकता है ये कोई आध्यात्मिक किताब हो या फिर आपके पसंदीदा लेखक की कोई किताब हो या फिर आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई ऐसी किताब जिसके कुछ पन्ने आप शायद भूल चुके हैं। लेकिन दोबारा अगर उन पन्नों को गहराई में देखा जाए, तो आपकी सोच में एक नई प्रवृत्ति झलक सकती है। तो उन किताबों को उठाइए और एक बार फिर पढ़ने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हो या फिर जिसको हम म्यूज़ियम कहते हैं, से क्षेत्र में जाना भी एक सही बात होगी। जब हम किसी प्रदर्शनी में जाते हैं जहाँ पर चीज़ें रखी हैं या फिर हम किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, जहाँ पर अलग-अलग चीज़ें हमारे सामने होती हैं या फिर कोई पेंटिंग की प्रदर्शनी में हम होते हैं, तो वहाँ पर हमें हर चीज़ गहराई में देखनी पड़ती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब किसी प्रदर्शनी में जाते हैं, तो जल्दबाज़ी में कुछ देखा, कुछ नहीं देखा और बस निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ ठहर कर दूसरों के मुकाबले ज़्यादा वक़्त बिताएँ, हर चीज़ को गहराई में तोलने की, नापने की, जानने की क्षमता को बढ़ाएँ, तो इससे भी आपकी सोच में अपने आप गहराई झलकने लगती है। क्योंकि आप उन चीज़ों को देख पाते हैं, जिनको दूसरे नज़रअंदाज़ कर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच में वो ठहराव आए, वो गहराई आए, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ेगा। तो अगली बार आप अगर किसी प्रदर्शनी में जाएँ, किसी म्यूज़ियम में जाएँ, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वक़्त बिताइएगा। सिर्फ़ इसलिए नहीं क्योंकि आप टिकट का पैसा वसूलना चाहते हैं, लेकिन इसलिए भी ताकि आप चीज़ों को दूसरों के मुकाबले और बेहतर समझ सकें। नंबर 3 नंबर 3 है एकल यात्रा। एकल यात्रा का मतलब होता है सोलो ट्रैवल। देखिए, यात्रा करना, घूमने-फिरने जाना, सैर-सपाटा करना हम सभी को पसंद है। और अगर आप किसी परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको ज़रूर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ यात्रा पर निकलना चाहिए, घूमना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ यात्राएँ ऐसी होती हैं, जहाँ पर अगर आप अकेले सफ़र करें, तो इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा महसूस हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अकेले सफ़र पर निकलते हैं, तो आप चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जो आम तौर पे नज़रों के सामने होते हुए भी आप उनको शायद ना देख पाएँ या नज़रअंदाज कर जाएँ। तो जब आप अकेले सफ़र पर निकलते हैं, तो छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से देखने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी जगहों पर वक़्त बिताइए जहाँ पर शायद आप अपने परिवार के साथ वक़्त नहीं बिता सकते क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएँ नहीं होती।
लेकिन इन चीजों को करने से आपकी सोच और आपकी प्रवृत्ति में एक नयापन झलकेगा, जिसका इस्तेमाल आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी कर सकते हैं और जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पर महारत हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इससे एक अलग दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा, जिसका हर वक्त जिंदगी के हर पहलू में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। दोबारा कहना चाहूंगा, एकल यात्रा का मतलब ये नहीं कि आप परिवार के साथ सफर करना बंद कर दें या अपने चाहने वालों के साथ सफर करना बंद कर दें, लेकिन कभी कभार जब कभी आप वक्त निकाल पाए, फिर एक हाथ 2 दिन का वक्त आपको अगर हो, तो वहां पर आप जरूर अकेले सफर करके देखिएगा। नंबर 4, मैं इस बात को कहने से पहले आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा, क्योंकि ये सलाह उन लोगों के लिए है जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूं, तो अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं तो इस चीज को जरूर निभाएं। लेकिन अगर आप क्रिकेट के शौकीन ना भी हो, तो एक आध बार इसका प्रयोग करके देख लें। क्योंकि चौथी चीज जो मैं कहने वाला हूं वो है टेस्ट मैच क्रिकेट। जी हाँ, टेस्ट मैच क्रिकेट एक बहुत ही दिलचस्प खेल होता है, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पर ज्यादातर प्रचलित है वो है T20 क्रिकेट, जो 3 या 4 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन मैं खुद टेस्ट मैच क्रिकेट देखना बहुत पसंद करता हूँ। इसकी एक वजह यह है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में काफी सारे उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इसीलिए शायद उसे टेस्ट क्रिकेट भी कहा जाता है, क्योंकि आपको सारे पहलू नजर आते हैं। तो उसमें काफी दिलचस्पी होती है और किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। बॉलर जितने चाहे उतने ओवर फेंक सकते हैं, और जो बल्लेबाज है वो जितनी देर तक चाहे अपना वक्त लेते हुए बल्लेबाजी कर सकता है। लेकिन इसी बीच आपको ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का, किस खिलाड़ी का चरित्र कैसा है और किस टीम का चरित्र किस प्रकार है। लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट देखते देखते भी आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप संयम रखना सीख लेते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट जो है वो एक हाथ 2 दिन में खत्म नहीं होता, उसके लिए 5 दिन का वक्त लगता है। तो 5 दिन तक अपने ऊपर संयम बनाए रखना और ये जानने की कोशिश करना कि अंततः किसकी जीत होगी, ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प सफर होता है। तो टेस्ट मैच देखने के ये सारे फायदे हैं, जिसका इस्तेमाल आप भी शायद अपनी जिंदगी में कर पाए। तो अगर कभी भी आपने 5 दिन टेस्ट मैच क्रिकेट का लुत्फ नहीं उठाया, तो हो सकता है ये सही समय हो आपके लिए। तो आप टेस्ट मैच क्रिकेट का भी सेवन कर सकते हैं, ताकि आप इससे भरपूर सीख पाए। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको क्रिकेट ही पसंद नहीं है, तो आप किसी और खेल को रुचि से देखें, जिसके अंदर आपको अपने अंदर संयम बढ़ाने के लिए मौका मिले और आप चीजों को और गहराई में देख पाए। जब आप खिलाड़ियों को देखते हैं, वो कितनी मशक्कत करते हैं, कितनी गहराई में जाकर सोचते हैं, खेलते हैं और निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति आपके अंदर भी आ सकती है। तो टेस्ट क्रिकेट आपके लिए हो सकता है वो किताब हो जिसके पन्ने खुलते ही आपके दिमाग की बत्ती अपने आप जल उठेगी। पांचवी चीज जो आपको करनी चाहिए मेरे मुताबिक, वो है जो हमारे अगल बगल में लोग होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति होती है गहरी सोच की, उनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। अब हमारे अगल बगल में जो लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग बुद्धिजीवी हो, कुछ लोग अनुभवी हो, लेकिन ऐसे लोग जिनकी प्रवृत्ति है गहरी सोच रखना, इनके साथ आप वक्त जरूर बिताएं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने कई दोस्तों के साथ वक्त बिताता हूँ, जो मुझे लगता है कि उनकी सोच काफी गहरी है, और उनके साथ रहते हुए मैं भी चंद बातें उनसे सीख पाऊंगा। तो आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर के अंदर, मान लीजिए आपके दादाजी, आपकी दादी माँ, या फिर कोई वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हो जिनके पास किस्से, कहानियां, अनुभव हो, तो उनके साथ वक्त जरूर बिताइएगा, ताकि आप उनके अनुभव से, उनकी गहरी सोच से अपनी प्रवृत्ति के अंदर भी वो सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर पाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि परिवार का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जिसके साथ आप अगर वक्त बिताएं, तो उसके ज्ञान की थोड़ी सी छींटे जो है वो आप पर भी गिर उठेंगी, और आप भी शायद उससे अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव महसूस कर पाएंगे। तो ये थी कुछ चीजें जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि सिर्फ ये 5 चीजें हैं, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से की जा सकती है। कौन सी चीजें हैं ये? सबसे पहली बात, किताबों को सिर्फ एक बार नहीं, लगातार बार बार पढ़िए, चंद किताबों को। दूसरी बात, प्रदर्शनी या म्यूजियम जाइए, ताकि आप अपनी सोच को और गहरा कर सकें, चीजों को बारीकी से देख सकें। नंबर 3, एकल यात्रा, यानी कभी कभार अकेले सफर करना भी मुनासिब होगा। नंबर 4, टेस्ट मैच क्रिकेट का लुत्फ उठाइए। 5 दिनों के भीतर जो मनोरंजन आपके सामने परोसा जाता है, उस मनोरंजन के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। और नंबर 5, जो लोग आपसे बेहतर सोच रखते हैं, जिनकी सोच वाकई में गहरी है,
उनके साथ वक़्त बिताइए ताकि आप उनसे भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएँ। ये चंद चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप निरंतर कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कभी-कभी बाहर भी कर सकते हैं, जैसा भी आप मुनासिब समझें। तो इनका इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसका कितना फ़ायदा महसूस हुआ। और जैसे मैंने आपसे कहा, इसके अलावा और भी कोई चीज़ें होंगी, तो उनके बारे में भी मुझ तक जानकारी ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आप एक गहरे विचारक बनें, इस यात्रा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।